रीडिंग से। गुड इवनिंग ऑल। आज हम जो हमने जेआईबी के एएफबी का मॉड्यूल डी करने का वादा किया है, कंप्लीट करने का वादा किया है, उसमें हम 1.5 यूनिट तो लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे। और कल भी आप लोगों ने काफ़ी मतलब इंटरेस्ट दिखाया था उस क्लास में, और आपको इंटरेस्ट दिखाना भी चाहिए। उसका रीजन ये है कि इस मॉड्यूल से 15 मार्क्स तक आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये केवल आपको 2 और 3 डेज में आपके पास मौका है इन क्वेश्चन इस टॉपिक को कवर करने का। और यकीन मानिए ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप वंस रीड कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे। और हम जो कवर कर रहे हैं वो लेटेस्ट बुक एडिशन से कवर कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। आपके पास जो बुक्स हैं वो कई बार ओल्ड पैटर्न की भी हैं। ओल्ड उसका जो वर्जन है, ओल्ड वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, नया एडिशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोग कंसंट्रेट हो जाइए, और ये जो क्लास है बिल्कुल इस तरह से कवर करेंगे, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। शुरू करते हैं जेआईबी का एएफबी का मॉड्यूल डी। जो लास्ट क्लासेस हमारी हुई थी उसके आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने वो क्लास अभी तक अटेंड नहीं करी है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको ये क्लासेस अटेंड कर लेनी चाहिए, क्योंकि पुराना अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जरूर नए वाले में कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि यार ये रह गया है हमारा। तो वो ऐसी कंडीशन नहीं आए तो इसके लिए क्या है, आपको पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करने चाहिए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर वो टॉपिक आ गया है जो हम लोगों को आज कवर करना है। आप लोगों के माइक मैंने म्यूट कर दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। आज अगर टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। अभी मॉर्निंग में भी कल क्लास है तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि हमें जल्दी भी छोड़ना पड़े, पर देखते हैं कितना कर पाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं स्मॉल अकाउंट के बारे में। तो स्मॉल अकाउंट में से भी एक क्वेश्चन आता है, और स्मॉल अकाउंट की अगर बात करें तो वो किस कंडीशन में खुलता है। स्मॉल अकाउंट खोलने के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ओवीडी नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपका स्मॉल अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हु डू नॉट हैव, ठीक है। तो स्मॉल अकाउंट की बात की तो सबसे पहली बात है कि ओवीडी नहीं है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो खोलेंगे। और वो जो खोलेंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड पुटिंग हर सिग्नेचर और थंब इम्प्रिंट प्रिंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिशियल। तो दो चीजें चाहिए, एक तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए, और वो जहां पर भी उसने सिग्नेचर करना वो करेंगे। लेकिन इसमें जो क्रेडिट होता है, एग्रीगेट क्रेडिट, आप एक साल में 1 लाख से ज्यादा नहीं करें, 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं कर सकते। और विड्रॉल की बात है तो एक महीने में 10,000, एक महीने में 10,000 आप विड्रॉल कर सकते हैं। 10,000 इन ए मंथ, ये है डेबिट की बात, ठीक है। ये मंथ में है, और वो जो है पूरा ईयर में है। और बैलेंस कभी भी आपका 50,000 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए उसमें, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 से ज़्यादा बैलेंस उसमें नहीं रहना चाहिए। द लिमिट ऑन बैलेंस शेल नॉट बी कंसिडर वाइल मेकिंग डिपॉजिट थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। अगर गवर्नमेंट की ग्रांट आती है उस कंडीशन, क्योंकि ये जो है जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी आपको मिल रही है उससे अगर आपका क्रेडिट, आपका कभी भी एक महीने में, अगर उस पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा होता तो भी चलेगा, ठीक है। बैलेंस भी 50,000 से ज्यादा हो सकता है, किस कंडीशन में, अगर गवर्नमेंट की ग्रांट से पैसा आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
Such account are opened in the core only at core banking linked branches in the branch where possible manually monitor and ensure that foreign remittance. तो फॉरेन रेमिटेंस ना आए इसलिए सिर्फ के जो सीबीएस ब्रांच है वहां पर इसमें अकाउंट आप खोल सकते हैं. अकाउंट shall be monitored when there is any foreign remittance और any कभी भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होने पर फाइनेंशियल टेररिज्म की बात हो, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, तो उसको आप रिस्क हाई रिस्क सिनेरियो में रखते हुए उसे देखेंगे. और द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर शैल बी एस्टेब्लिश थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ, उस कंडीशन में आपको ओवीडी लेना है और पैन नंबर या फॉर्म 16 जैसा भी जरूरी हो वो लेना है. दिस स्मॉल अकाउंट वुड बी वैलिड नॉर्मली फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ. 12 महीने के लिए ये अकाउंट खुलते हैं. वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू फर्दर पीरियड, अगर 12 महीने से आगे तब चलता है जब वो कहेगा कि उसने अपने ओवीडी को अप्लाई कर दिया है. तो और लेकिन विद इन 12 मंथ ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्मॉल. तो स्मॉल अकाउंट अगर आपका खुला हुआ है उसके 12 महीने में अगर उसने अप्लाई कर दिया है तो उसको 12 महीने का टाइम और दे सकते हैं, यानी मैक्सिमम 24 मंथ का टाइम उसको दिया जा सकता है. अगर उसका अगर नहीं आता है ओवीडी तो वो अकाउंट आप स्टॉप ऑपरेशन करेंगे उसका. ठीक है. अब आया बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नया एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, CKYCR, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री, CKYCR. तो इसमें क्या होता है, देखिए उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है और ये सारा काम सरसई में हो रहा है क्योंकि सरसई एक ऐसा वेबसाइट डेवलपमेंट हो चुका है सरफेसी एक्ट के तहत जिसमें इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखा जा रहा है. तो इसमें बोला हुआ है इट इज एन एंटिटी टू रिसीव, स्टोर, सेफगार्ड एंड रिट्रीव द केवाईसी रिकॉर्ड. तो ये ध्यान रखना कि ये जो CKYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री है एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसीव करना है, स्टोर करना, सेफगार्ड करना और रिट्रीव करना केवाईसी का रिकॉर्ड फॉर ए कस्टमर इन डिजिटल फॉर्म. बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कैप्चर केवाईसी इंफॉर्मेशन फॉर शेयरिंग टू CKYCCR इन द मैनर मेंशन. तो जैसा उन्होंने बताया उस तरीके से आपको वो स्टोर करनी है और उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है इस एंटिटी के साथ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरसाई को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिया, तो सरसाई को ऑथराइज किया हुआ है कि ये काम करेगी एंड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ CKYC वाइड गजट नोटिफिकेशन. तो 2015 में बोला गया कि ये करेगी. ठीक है. नो योर कस्टमर आइडेंटिफायर मीन्स, तो जब ये सरसाई का ये रूल रिलीज हुआ था तो उसमें नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर, कस्टमर नहीं, नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर. तो ये एक सीरियल नंबर है, मींस द यूनिक नंबर और यूनिक कोड असाइन टू ए कस्टमर द सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री. तो जब उसके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो उसको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा. अब यहां देखना कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. रेगुलेटेड एंटिटीज are required to upload KYC data pertaining to all individual account open in the जो भी 17 के बाद के अकाउंट है उनके सारे अकाउंट का आप KYC डेटा अपलोड करेंगे. अब रेगुलेटेड एंटिटीज कौन है? रेगुलेटेड एंटिटी जिनको RBI रेगुलेट करता है, बैंक्स. ठीक है. ऑन द KYC इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल के अकॉर्डिंग आपको ये जो भी डेटा है वो CKYC रजिस्ट्री में यानी सरसाई की वेबसाइट में अपलोड करने हैं. और इसमें हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द CKYC टू द लीगल एंटिटीज. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसने कहा कि लीगल एंटिटीज को भी ये उनको भी कवर करना है इसमें. तो अकॉर्डिंगली RE सेल अपलोड द KYC डेटा पर्टेनिंग टू द अकाउंट्स ऑफ लीगल एंटिटीज ओपन और अप. तो यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद जो कंपनी लीगल एंटिटीज हैं उनके भी डेटा लेने हैं और जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके 1 जनवरी 2017 से लेने. ऑन द CKYC टर्म रूल, RE यानी रेगुलेटेड एंटिटी सेल ऑल्सो इंश्योर दैट इन केस ऑफ अकाउंट ऑफ लीगल एंटिटीज ओपन. तो पहले जो था ये इंडिविजुअल के अकाउंट्स लिए गए थे, यानी बैंकों ने
जो इंडिविजुअल्स के अकाउंट थे उनको लिया, लेकिन 1 अप्रैल 21 से जो हमारे कंपनीज के फर्म के जो लीगल एंटिटी के अकाउंट हैं उनको भी कैप्चर करना है। द केवाईसी रिकॉर्ड आर अपलोडेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पीरियडिक अपडेशन एज पे, तो जो भी पीरियडिक अपडेशन होगा तो उसको भी फिर अपडेट करना है। सेक्शन 38 मास्टर डायरेक्शन, earlier when the updated KYC information obtained received from the customer in certain cases, RE shall ensure that during periodic updation KYC detail are migrated to the करंट कस्टमर। अब बोल रहा है कि जो भी आप अपडेशन करेंगे और उस अपडेशन में जो भी केवाईसी डिटेल माइग्रेट कर रहे हैं उसमें कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए ये जो आपके में अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके बुक से अब हट गया है, उसकी जगह रिप्लेस करा है नए पॉइंट्स। तो नए पॉइंट्स क्या रिप्लेस करें उनको देखिए, कुछ चीजें पुराने में से हैं कुछ नए में से हैं, लेकिन जो येलो कलर से लिखा हुआ है वो बिल्कुल न्यू बुक के न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है। बैंक सेल ऑब्टेन आधार नंबर फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु इज रिसीविंग एनी बेनिफिट और सब्सिडी। तो कोई भी अगर सब्सिडी के तहत या कोई स्कीम के तहत कुछ पैसा लेना चाहता है तो उसको आधार नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है, बैंक उसको जरूर लेगा। सेक्शन 7 ऑफ द आधार, बैंक्स एट रिसीट of Aadhaar number from the customer may carry out authentication of customer Aadhaar number by using eKYC authentication facility provided by the, तो eKYC का जो authentication process है उसके तहत उसको क्या है वेरीफाई करना है। Upon receipt of the customer declaration that he is desirous to the receiving any benefit, और इसमें क्या है एक डिक्लेरेशन भी है कस्टमर का कि हम बेनिफिट और सब्सिडी को किसी भी नोटिफाइड स्कीम की बेनिफिट और सब्सिडी को रिसीव करेंगे, इसलिए हम लोग आपको आधार नंबर दे रहे हैं। बैंक में कैरी आउट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन, तो एक तो आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, दूसरा हुआ ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल हु वॉलंटरी यूज आधार कार्ड नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। तो कई बार क्या होता है कि एक तो ऊपर स्कीम वाला हो गया लेकिन अदर लोग भी अपना आधार नंबर दे सकते हैं अपने एड्रेस या किसी आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। इन केस वेयर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हैज बीन कैरिड आउट अदर ओबीडीएन फोटोग्राफ नीड नॉट टू बी सबमिटेड बाय द कस्टमर provided further the case of biometric eKYC authentication cannot be performed for individual desirous to receiving any further। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर किसी को इंजरी, इलनेस, इन्फर्मिटी, अकाउंट ऑफ ओल्ड एज अदरवाइज और किसी सिमिलर कारण से बैंक सेल अपार्ट फ्रॉम द ऑब्टेनिंग आधार नंबर परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन प्रिफरेबली बाय कैरिंग आउट ऑफलाइन वेरिफिकेशन। अगर उसमें ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो उस कंडीशन में उसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके भी काम चलाया जा सकता है एक अल्टरनेटिव प्रोसेस की तरह, बाय ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी अदर ओबीडी फ्रॉम द कस्टमर। Customer due diligence done in the manner shall invariably be carried out when an official of the bank, and such exception handling shall also be part of the concurrent audit। और वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं जिस भी तरीके से कर रहे हैं उन सब चीजों को कंकरेंट ऑडिटर जो है उसको देखेगा, उसके बारे में रिपोर्ट देगा। बैंक shall ensure to duly record the case of exception handling in the centralized exception database। The database shall contain the detail of ground of granting exception। अब देखो उसने बोला कहीं कहीं पर ये जो रिकॉर्ड है बैंक shall ensure to duly record the case of exception handling in the centralized exception database। तो यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि कहीं कहीं पर बैंक को एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, तो उसमें क्या कंडीशन है, द डेटाबेस shall contain the detail of grounds on granting exceptions, customer detail, name of the designated official, authorizing the exception and additional detail। कई बार किसी किसी केस में उसके जो भी डेटाबेस से जो डेटा अवेलेबल है या जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन अगर होता है उस कंडीशन में वो कौन सा एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर रहा है और कस्टमर की डिटेल, उसका नाम, उस ऑफिसर का नाम, ये सब वहां पर प्रोवाइड करनी होती है। The database shall be subjected to
periodical internal audit inspection by the bank and shall be available for super, और इसको सुपरवाइजरी यानी आरबीआई जब चाहे तो देखे तो उसको आपको प्रोवाइड करना है। ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर, अब ई केवाईसी का ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, आप लोग काफी लोग जो है बैंक में अकाउंट खोलते समय इन सब चीजों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एक पॉइंट आपसे मिस नहीं हो जाए, इसलिए इसको सामने जरूर देखिएगा। द ई केवाईसी सर्विस बाय यूआईडीआई इज leveraged by bank through the secured network. Any bank willing to do UIDI eKYC required to sign an agreement with the UIDI के साथ एग्रीमेंट साइन करना है। The process flow to be followed is as follow। क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले साइन KYC यूजर एजेंसी एग्रीमेंट KUA एग्रीमेंट with UIDI to enable the इसमें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? KYC यूजर एजेंसी एग्रीमेंट, कुआ KUA एग्रीमेंट। बैंक्स टू डिप्लॉय हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ eKYC सर्विस अक्रॉस वेरियस डिलीवरी चैनल। These should be standardization testing and quality certification। STQC सर्टिफिकेशन का एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन STQC। बायोमेट्रिक स्कैनर्स एट बैंक ब्रांच, और ये जो भी है इन सब चीजों को यहाँ कहीं पे भी इस डिवाइस को रख सकती है। किस चीज के लिए? eKYC सर्विसेज को यूज करने के लिए। Banks develop a software application to enable use of eKYC across various customer service points, including bank branch या business correspondent, as per UIDI defined application programming interface API बोलते हैं, application programming interface protocol। For the purpose, bank will have to develop their own software to the broad guidelines of UIDI, therefore software may differ from। तो उसने कहा बैंक को बोला है कि फ्री कर दिया, आप बना लो, लेकिन आपको बैंक की जो UIDI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना सॉफ्टवेयर बनाना होगा। डिफाइन ए प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कस्टमर ऑथराइजेशन टू UIDI फॉर शेयरिंग eKYC डेटा with the bank। The authorization can be a physical by way of written explicit consent authorizing UIDI to share his Aadhaar number data with the bank business correspondent for the purpose of opening bank account from as identity defined by the UIDI time to। तो यहाँ पे बोला कि आपको अपना एक प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा कि कस्टमर का जब UIDI से आप eKYC से ऑथराइजेशन करते हैं, और वो ऑथराइजेशन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, तो आपको क्या है, वो सारा डेटा जो है वो UIDI के साथ शेयर करना होगा। सैंपल प्रोसेस फॉलो। अब कैसे होता है? सबसे पहले कस्टमर आया, कस्टमर सर्विस पॉइंट पे कस्टमर आया, उसने अपना नंबर दिया और अपनी कंसेंट दी और रिक्वेस्ट किया कि मेरा अकाउंट खोल दो। तो फिर क्या हुआ? बैंक रिप्रेजेंटेटिव मैनिंग द CSP एंटर्स, और उसका वो क्या करेगा? नंबर डालेगा, एंटर्स द नंबर इनटू बैंक्स eKYC एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें नंबर डालेगा। कस्टमर इनपुट और बायोमेट्रिक, और उसकी जो थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक लेनी वो लेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैप्चर आधार नंबर एलोंग विद वो सब चीजें को कैप्चर करेगा। द आधार KYC सर्विस ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट्स कर। अब आधार की जो KYC सर्विस है वो डेटा को ऑथेंटिकेट करेगी। अगर डज नॉट मैच विद द बायोमेट्रिक, तो उसमें क्या हो सकता है कि विद एन एरर विद वेरियस रीजन ऑफ कोड्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ। अब अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो UIDI कुछ कोड एरर कोड देगा, और जो एरर कोड UIDI ने डिफाइन किए हुए बिल्कुल उस तरह से जैसे ATM में एरर कोड आते हैं। इफ द आधार नंबर मैचेज विद बायोमेट्रिक UIDI रेस्पॉन्ड विद डिजिटली साइंड एंड एनक्रिप्टेड डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अगर वो मैच कर देते हैं तो वो क्या करेगा? आधार नंबर मैचेस विद बायोमेट्रिक, तो उसमें क्या होगा?
UIDAI रेस्पॉन्ड विद ए डिजिटली साइन एंड इनक्रिप्टेड डेमोग्राफिक इन, तो वहां पे इनक्रिप्टेड का मतलब है कि वो सारी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपसे आपको देगा। दिस इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड बाय बैंक E-KYC एप्लीकेशन। अब देखो जो इंफॉर्मेशन डिजिटली साइन इंफॉर्मेशन UIDAI दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को बैंक का सॉफ्टवेयर कैप्चर करेगा E-KYC एप्लीकेशन में। बैंक सर्वर्स ऑटो पॉपुलेट द डेमोग्राफिक डेटा एंड फोटोग्राफ इन द रिलेवेंट, वो अपने आप वो सारे जो फील्ड वहां से लाएगा बैंक अपने सॉफ्टवेयर में, वो क्या करेगा, एडजस्ट जहां पे भी जिस कॉलम में जो चीज आनी है भर देगा। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द फुल ऑडिट ट्रेल ऑफ E-KYC सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या ऑडिट ट्रेल मतलब क्या क्या चीज चेक करता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर, रेफरेंस नंबर, ओरिजिनल रिक्वेस्ट जनरेशन नंबर, मशीन आईडी और डिवाइस यूज टू जनरेट द रिक्वेस्ट, डेट एंड टाइम स्टैम्प, फुल ट्रेल मैसेज, UIDAI इंक्रिप्शन, डेट एंड टाइम स्टैम्प, बैंक्स इनक्रिप्टेड। अब देखो UIDAI तो उसको इनक्रिप्ट कर रहा है डेट को, लेकिन बैंक डिक्रिप्ट डेट, जो बैंक जो होता है वो डिक्रिप्ट करके उसको वो करता है यूज, ठीक है। इनक्रिप्ट का मतलब कोडेड लैंग्वेज में, डिक्रिप्ट का मतलब है नॉर्मल लैंग्वेज में। द फोटोग्राफ एंड डेमोग्राफिक ऑफ द कस्टमर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, और वो जो भी चीज है वो सारी कंप्यूटर की स्क्रीन आपके बैंक वाले की स्क्रीन के सामने आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जिसका नाम है VSIP नाम है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, VSIP, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। विद ए व्यू टू लिवरेजिंग द डिजिटल चैनल फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बाय, अब देखो रेगुलेटेड एंटिटी कौन है, बैंक्स है। तो वो बोल रहा है कि जो डिजिटल चैनल है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो रेगुलेटेड एंटिटी यूज करती हैं, द RBI हैज परमिटेड वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जिसका नाम VSIP है, एज ए कंसेंट बेस्ड अल्टरनेट मोड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग, कस्टमर आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का एक अल्टरनेट मोड है फॉर कस्टमर ऑनबोर्डिंग, जब कस्टमर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट इज ए मेथड ऑफ customer identification by an official of the bank by undertaking seamless, secure, real-time, consent-based audio visual interaction। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये तो सीमलेस होता है, सिक्योर होता है, रियल टाइम होता है, कंसेंट बेस्ड होता है और ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। विद द कस्टमर टू ऑब्टेन identification information including the documents required for CDD purpose and to ascertain the veracity of the information furnished by the customer। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो पर्पज के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये ascertain करने के लिए कि कस्टमर ने जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करी है वो ठीक है। सच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज फेस टू फेस प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ RBI गाइडलाइन, ओके। तो फेस टू फेस प्रोसेस भी इसको माना जाता है वीडियो वाले को। अंडर द प्रोसेस ऑफ VSIP बैंक्स में अंडरटेक लाइव VSIP टू बी कैरीड आउट एन ऑफिशियल ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी का एक ऑफिशियल ऑफिस वाला बंदा, मतलब ऑफिस का स्टाफ, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कस्टमर के साथ after obtaining his informed consent। The bank official of the bank performing VSIP shall record video as well as capture photograph of the customer present for identification and obtain the identification information। तो अब वो क्या करेगा, वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा जिस समय ये प्रोसेस कर रहा है, जब वो आपका फोटोग्राफ कैप्चर कर रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ले रहा है तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। बैंक कैन यूज आइदर OTP बेस्ड आधार की KYC ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार फॉर आइडेंटिफिकेशन। फर्दर
सर्विस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट में बी यूज बाय द, तो वी सिप के लिए वो किसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज भी यूज कर सकता है। बैंक शुड कैप्चर ए क्लियर इमेज ऑफ पैन कार्ड, जब वी सिप प्रोसेस होगा तो क्लियर इमेज कस्टमर ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सेप्ट द केसेस वेयर ई पेन इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। तो अगर वो मैनुअल वाला दे रहा है तो उसका पूरा क्लियर इमेज लेगा, लेकिन जब ई पेन दे रहा तो ई पेन में फोटो की जरूरत नहीं है। द पेन डिटेल सेल वेरीफाइड और डेटाबेस से उसको इश्यूइंग अथॉरिटी यानी पेन डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से हमें ऑथराइज करना होगा। लाइव लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ये जियो टैगिंग बोलते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे नंबर आते 33-.79 ऐसे करके, और फिर होता है 33.92 समथिंग समथिंग, तो ये जियो टैगिंग है। ठीक है, गूगल मैप से आप जाते हैं तो ये नंबर मिल जाता है। सेल बी कैप्चर टू एंश्योर दैट कस्टमर इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, क्योंकि जियो टैगिंग से कि जहां खड़ा है वो इंडिया का होना चाहिए वो प्लेस। द ऑफिशियल ऑफ द बैंक सेल इंश्योर द फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर इन द आधार पेन मैच इन द कस्टमर अंडरटेकिंग। तो जो वी सिप के साथ जो अंडरटेकिंग है उसमें जो फोटो लगा हुआ वो फोटोग्राफ उस कस्टमर के से मैच करना चाहिए। एंड द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स इन आधार पेन सेल मैच विद द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द, और उसकी डिटेल उससे मिलनी चाहिए। द ऑफिशियल ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी सेल एंश्योर द सीक्वेंस and the type of questions during video interaction are varied in order to establish that interaction are real time and not pre-recorded। कल भी मैंने इस पॉइंट की चर्चा की थी, जरा बता सकते हैं, जब मैंने बताया था कि मैंने भी एक प्रोसेस में ये ई के ये जो वीडियो वाला है वो किया है, कोई बता सकता है क्या बात मैंने करी थी? सर आप भी एसबीआई लाइफ से नहीं बचे। एसबीआई लाइफ की पॉलिसी थी सर, उसके लिए ऊपर तो नीचे उसमें आगे वी सिप की बात आई ना, तो वही तो चीज बता रहा है। वो कह रहा है कि वो इंटरेक्शन भी करेगा, कि कहीं फोटो का ही तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और हो सकता फोटो का ना ले, कोई डमी बना दिया तो उसका ले रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन भी करेगा, पूछेगा भी, वॉइस भी आएगी, रियल टाइम रिकॉर्डेड भी होगी, और वो प्री रिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए। तो जियो टैगिंग जिस समय हो रही उसी समय उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। In case of offline verification, in case of offline verification of Aadhaar using XML file, XML फाइल क्या होते हैं, कोई समझा सकते हैं? XML फाइल एक ऐसी फाइल्स होती हैं एक्सेल टाइप की, उसमें जो भी डेटा आप भरते हैं वो ऑटोमेटिक एक तरह से जो कोडिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बोलता है इन केस ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार यूजिंग एक्सएमएल फाइल और आधार सिक्योर क्यूआर कोड, it shall be ensured that XML file or QR code generation data is not older than 3 days from the date of carrying out of VSIP। तो VSIP से जो भी डेटा आप ले रहे हैं वो आप आधार सिक्योर क्यूआर कोड या XML फाइल में अपडेट होता है, और वो फाइल आपकी कितने दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए? 3 डे से। ऑल अकाउंट्स ओपन थ्रू VSIP shall be made operational only after being subject to the concurrent order। और वो बोल रहा है कि जितने भी अकाउंट वीसिप से खुले हैं उसको जब तक कंकरेंट ऑडिट ओके ना कर दे, उसके इंटीग्रिटी प्रोसेस को ओके ना कर दे, तब तक वो ऑपरेशनल नहीं होंगे, मींस उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। बैंक शैल इंश्योर दैट द प्रोसेस इज सीमलेस, ये पहले भी आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। seamless, real-time, secured, end-to-end encrypted audio-visual interaction with the customer, and the quality of the communication is adequate to allow identification of the customer beyond doubt। बिना किसी डाउट के ये ओके होना चाहिए कि ये जो है कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं
वो कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, और ये उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बैंक शैल कैरी आउट द liveliness check in order to guard against spoofing and such other fraudulent manipulations। तो उसको रियल टाइम कैरीड आउट करना है, बिल्कुल बोला ना, बैंक शैल कैरी आउट अ लिवलीनेस चेक, सजीव चेक करना उसे, टू एंश्योर सिक्योरिटी रोबस्टनेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन। द बैंक शैल कैरी आउट सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी ऑडिट and validation of the VSIP application before rolling it out. The audio-visual interaction shall be triggered from the domain of the bank itself and not from the third party service। तो वो कह रहा ऑडियो वीडियो जो इंटरेक्शन होगा वो बैंक का अपना वेबसाइट का एक पार्ट होगा, वो थर्ड पार्टी सर्विस से ये नहीं लेगा। इफ एनी VSIP प्रोसेस शैल बी ओपनड बाय ऑफिशियल स्पेशली ट्रेंड फॉर, और इसमें जो भी कोई इस प्रोसेस को पूरा करेंगे वो स्टाफ ट्रेन होना चाहिए। द एक्टिविटी लॉग along with the credential of the official performing the VSIP shall be preserved। वो जो भी एक्टिविटी लॉग कर रहा, जो भी काम किया उसने किसी VSIP वाले काम में, तो उनको प्रॉपरली रजिस्टर्ड या लॉग बना के रखना है कि उसने इतने बजे इसका ऐसे से किया, ठीक है। बैंक shall ensure that the video recording is stored in a safe and secure manner and bears the data। तो जब वो VSIP वाला काम करेंगे तो उस वीडियो को क्या करना है, सिक्योर रखना है। BC can facilitate the process only at the customer end and the official at the other end of VSIP interaction should necessarily be the bank। तो पहली बात तो ये बोला कि जब भी ये प्रोसेस होगा तो VSIP का जो इंटरेक्शन होगा वो एक बैंक ऑफिशियल के द्वारा ही होगा। बैंक shall maintain a detail of the BC assisting the customer where service of the BC are utilized। The ultimate responsibility for the customer due diligence will be the bank। कल भी ये बात आई थी कि सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, बैंक की होगी, अगर वो किसी थर्ड पार्टी से काम कराता है तो। कस्टमर सर्विस इन द बैंक meeting the legitimate aspirations of its customer enables the bank to maintain its image, create confidence and attract fund compatibility at low cost of the competitive environment। तो कस्टमर जो सर्विस बैंक है उसमें बोल रहे हैं कि कस्टमर को अच्छा रखने के लिए, कस्टमर अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वो रिलेटिवली लो कॉस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। Also it has been the constant endeavor of RBI to ensure improvement in the customer। और ये हमेशा RBI प्रयास करता रहता है। The RBI has issued various guidelines on the subject। banks also adhere to the codes of। अब यहाँ पर एक बात आ गई BCSBI के कोड भी उसने अधेयर करने हैं, मानने हैं। Combining all these aspects, the banking operation manual, कल हमारी बात हुई थी, of every bank contains detailed operative instruction on subject for the front office staff। The following is a list of some of the area of customer service where for which operating instruction have been issued। The list of only illustrative। तो उसमें बोला क्या है, सर्विस एट द काउंटर। तो सर्विस एट द काउंटर में उसने बोला हुआ है कि बिजनेस और वर्किंग आवर क्या होंगे। तो इसने बोला हुआ है एक तो कमेंसमेंट से पहले उसे पहुंचना है और हुआ इन द ब्रांच विद प्रायर टू द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर, और तब तक रहना जब तक बिजनेस बंद नहीं हो रहा। इन प्रैक्टिस हाउएवर इन मैनी ब्रांचेस ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज टेक देयर ओन टाइम टू ओपन द काउंटर एंड ऑल्सो डू नॉट अटेंड द कस्टमर। तो कई बार ऐसा है कि अपने मन माने ढंग से आ रहे हैं और कस्टमर को अटेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए बोला हुआ है कि बिजनेस आवर से 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, अपना काम शुरू कर देना है, मीन्स तैयार होना है, ठीक है। डिसिप्लिन टाइम नॉर्म्स, आप जितने बजे से जो भी काम करते हैं, कितनी देर में कौन सा काम करेंगे, उसके लिए डिसिप्लिन नॉर्म्स है। जैसे there are complaints about the counter are closed at the end of business hour without depositing
डिस्पोजिंग ऑफ कस्टमर, बैंक में इशू इंस्ट्रक्शन टू ऑल कस्टमर हु एंटर द बैंकिंग। तो अधिकतर जो लास्ट में जो जब बैंकिंग आवर्स में जो भी एंटर कर जाता है उसका सारा काम करना होता है। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस आवर और नॉन कैश, देखो कैश के बाद आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए क्या है, उसके लिए एक्सटेंडेड बिजनेस आवर है, जैसे 4 से 5 बजे तक हमारा नॉन कैश होता है और 10 to 4 कैश होता है। नॉन बाउचर जनरेटिंग ट्रांजेक्शन, जिसमें बाउचर ना बने, तो जब बाउचर नहीं बन रहा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उसको तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो उसने कहा पासबुक इशू करना, चेकबुक इशू करना, टीडीआर इशू करना और डिलीवरी करना, इशू नहीं करना, एक्सेप्टेंस शेयर एप्लीकेशन को ले लेना और क्लियरिंग के चेक वगैरह को लेना, इसको बोलते हैं नॉन बाउचर जनरेटिंग ट्रांजेक्शन। अब बाउचर जनरेटिंग क्या होते हैं, टीडीआर को इशू करना, एक्सेप्ट ऑफ चेक्स और लॉकर, जो लॉकर का किराया था उसके लिए चेक, ट्रेवलर चेक, गिफ्ट चेक इशू करना और इंडिविजुअल चेक ट्रांसफर क्रेडिट के लिए इशू करना। तो दो इसमें आ गए कि बिजनेस आवर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एक तो नॉन बाउचर है और ये बाउचर है। अब देखिएगा इधर, यहां थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ये भी हमारा नॉन कैश है। तो अगर नॉन कैश एफडी बननी है तो उसे 4 बजे बाद भी आप ले सकते हैं। अनइंटरप्टेड सर्विसेज, लगातार चलने के लिए जो लंच वाला टाइम है, लंच वाला टाइम जैसे मान लिया ये है, इसके बीच में लंच है और ये टाइम है, तो जो दूसरे का लंच होगा वो दूसरे का लंच इस तरह कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि कोई इस दौरान कोई ना कोई वहां पे काउंटर में मिलेगा। गाइडेंस टू कस्टमर, ऑल ब्रांचेज एक्सेप्ट वेरी स्मॉल वंस शुड हैव इंक्वायरी और मे आई हेल्प यू काउंटर रखना है। प्रोविजन ऑफ रैम्प, अब ये एटीएम में रैंप का प्रोविजन, जो फिजिकली डिसेबिलिटीज से होते हैं लोग, उनके लिए रैंप बनानी जरूरी है। आइडेंटिटी बैज, जो भी स्टाफ होगा वो आइडेंटिटी बैज को वियर करेगा, पहनेगा, ठीक है। कंप्लेंट बॉक्स एंड बुक, कंप्लेंट कम सजेशन, अब इसका नाम क्या है, कंप्लेंट कम सजेशन बॉक्स may be kept. Every bank branch may also maintain complaint book with adequate number of perforated copies. तो आमतौर पे ये क्वेश्चन आपके प्रमोशन में आता है, कोई बता सकता है कि कंप्लेंट बुक में कितने कॉपी होती हैं? थ्री कॉपी सर, हम्म, 3 कॉपी। 3 मैंने लिखा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में 3 होती है। कोई है जो बताए सही आंसर? चलो 45 लोग YouTube पर देख रहे हैं, और आज ये क्लास जो है हमारे YouTube के दूसरे चैनल पर है, उस चैनल पर नहीं है, ठीक है। तो क्या इसको 3 आंसर, कोई आंसर प्रॉपर नहीं दे पा रहा, इसको जरा क्रॉस चेक कर लेना, ये 3 है या 4 है। एक तो कस्टमर को हो गई, एक हो गई आपकी कॉपी खुद की, और एक रीजनल ऑफिस में, ऐसा कुछ। चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट एंड सजेशन बॉक्स में, उसमें क्या है, कंप्लेंट बुक विद एडिक्वेट नंबर ऑफ परफोरेटेड कॉपीज इन ईच सेट, सो डिजाइन एज टू इंस्टेंटली प्रोवाइड द कंप्लेंट विद द एक्नॉलेज कॉपी, एक्नॉलेजमेंट कॉपी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन हट गई है 2। बैंक शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप इन इंट्रोडक्शन सेम इंश्योरिंग यूनिफॉर्म ऑल ऑफिस ऑफ द बैंक। एडवाइजरी सर्विस ऑन डिपॉजिट स्कीम, there is room for providing customer satisfaction by assisting customer in taking proper decision to investment। तो उनके लिए क्या है, ऐसा नहीं खड़े होकर काउंटर में खड़ा है, आपसे पूछ रहा है कि साहब मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं क्या करूं, आप कह रहे हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, दो लोग और सुन रहे हैं, तो उसने बोला प्रॉपर क्या होना चाहिए,
उनके लिए एक रूम होना चाहिए या केबिन होना चाहिए जहां आप इस तरह की बात उनसे कर पाए। द बैंक शुड प्रोवाइड असिस्टेंट गाइडेंस टू द कस्टमर इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द वेरियस डिपॉजिट स्कीम। फिर उसके बाद बात आती है ब्रोचर्स पैम्फलेट ऑफ गाइडलाइन। तो कस्टमर के गाइडलाइंस के लिए ब्रोचर और पैम्फलेट भी आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और वो हो सके तो रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जैसे भी हो उसको, मतलब वहां पर उस इलाके में अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें भी छापे जा सकते हैं। सच ब्रोचर्स में कंटेन अमंग्स अदर्स डू और डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, स्मूथ एंडली डे टू डे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, updating of passbook preferably in the leaner weeks of the month, says third or fourth week, advantages maintaining joint accounts, nomination। तो ये सारे फायदों की जो बातें हैं उसके ब्रोशर, पेम्पलेट, और आजकल तो क्या होर्डिंग, वो छोटे छोटे बैनर भी लगा देते हैं दीवार पे। बैंक फैसिलिटीज टू द विजुअली चैलेंज लोगों के लिए क्या फैसिलिटी नहीं, तो उसने बोला है कि बैंकिंग फैसिलिटी सच चेकबुक फैसिलिटी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी चेक। तो चेकबुक की फैसिलिटी की बात करी है, एटीएम, नेट, लॉकर, रिटेल, क्रेडिट कार्ड, सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं विजुअली चैलेंज लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन देने की, क्योंकि अगर वो उसको डील कर सकते हैं तो आपको उनको देना है। बैंक शुड मेक एटलीस्ट 1/3 ऑफ न्यू एटीएम इंस्टॉल एज टॉकिंग एटीएम। टॉकिंग एटीएम के लिए बात करता है, और उसमें ब्रेल लिपि, आपने देखा होगा आजकल कीबोर्ड में वो डॉट डॉट बने होते हैं। प्लेस देम strategically in the consultation with the other bank to ensure that at least one talking ATM with the braille keyboard is generally available each locality with। अब यहाँ पर इसने बात बोली है कि विद अदर बैंक, और बैंकों से भी कंसल्ट करके आप ये फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बगल में है उस बैंक में तो आप थोड़ा दूर लगा सकते हैं उस फैसिलिटी को, ठीक है। फेयर प्रैक्टिस कोड, फेयर प्रैक्टिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेयर प्रैक्टिस कोड है उनको बैंक में डिस्प्ले करना है। और बैंक डिस्प्ले ऑफ बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक्स हैव फ्रीडम टू प्रेस्क्राइब सर्विस चार्जेस with the approval of board. However, while fixing service charges for various type of services like charges for check collection, they should ensure that they are reasonable and are not with the line of the average cost। तो अधिकतर जो एवरेज कॉस्ट आपकी चेक बुक में आ रही है उतना लेना चाहिए आपने। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होना चाहिए आपके पास। बैंक शुड पुट नोटिस बोर्ड इंपॉर्टेंट, और उसमें क्या है, important aspect of indicators on customer service information, सर्विस चार्ज, ग्रीवांस रिड्रेसल, इन सब बातों के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बैंक शुड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट रेट के बारे में होती, सर्विस चार्ज के बारे में होती। फर्दर ऑल बैंक इंक्लूडिंग शेड्यूल बैंक शुड ऑल्सो डिस्प्ले देयर ऑफिस ब्रांच द सर्विस चार्ज। तो सभी करते हैं। सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज, कौन सी सर्विस के लिए आप चार्ज नहीं लेते हैं। और अदर्स, मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन, सेम बैंक में अकाउंट में बैलेंस, चार्जेस नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस के, कलेक्शन आउट स्टेशन चेक, डिमांड ड्राफ्ट, चेक बुक फैसिलिटी, अकाउंट स्टेटमेंट के, अकाउंट क्लोजर के, और एटीएम से जो एटीएम लोकेशंस पर आप विड्रॉल करते हैं उन पर भी क्या चार्ज होंगे, कितने फ्री हैं, कितने कैसे, ठीक है। चेक ड्रॉप फैसिलिटी एंड द फैसिलिटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ चेक। तो चेक कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं यहाँ ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, लेकिन अगर वो मांगेगा तो उसको एक्नॉलेजमेंट देना है। नो ब्रांच should refuse to give an acknowledgement of check being tendered by the customer at their counter। वो हर एक का इशारा करते हैं ना, वहां चेक उसमें डाल दो, लेकिन वो कहता है अगर वो मांगेगा तो देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन, तो उसने कहा है प्रॉपर स्पेस, फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना। कस्टमर एजुकेशन, बोथ इन रिगार्ड टू राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, the dealing with the banks should be viewed on the fundamental issue in the attempt to improve customer service। Customers should be made aware
नॉट ओनली द वेरियस स्कीम। तो उसको केवल स्कीम ही नहीं बतानी, केवल ऑफर ही नहीं बताने, बल्कि उसको उनकी फॉर्मेलिटी भी बतानी है कि ये क्या क्या चीजें लाएंगे तो आपका ये काम होगा। टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी इंटीमेशन, ये बहुत ही ड्रॉबैक है बैंक का, जो मैच्योर हो जाती है उसको हम लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, आरबीआई के कुछ नए लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, इसके बारे में क्या है बताएं जरा। अगर कस्टमर की एफडी मैच्योर हो जाती है और अगर वो उसको बंद नहीं करवाता है तो उसके बाद जो भी उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे तो वो एसबी के रेट पे मिलेंगे। हाँ, पहले क्या होता था, कस्टमर कुछ नहीं बोलता था, वो चुपचाप रहता था, और 5 साल बाद आके अगर रेट पुराना वाला अच्छा होता था तो चुपचाप रहता था और बैक डेट से आपसे इंटरेस्ट लेता था। अभी आरबीआई ने कह दिया है, अगर कस्टमर ने नहीं बोला हुआ है कि इसकी रिन्यू करनी है और उसका टाइम बीत जाता है तो आप बैक डेट से रिन्यू नहीं करेंगे। और अगर बात है इंटरेस्ट देने की तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप उसे देके उसे वो कर सकते हो। ठीक है, सर शायद ये तो ऑटो रिन्यूअल वापस स्टार्ट हो चुकी है। क्या होगा? और नहीं सर, जो ऑटो ऑटो रिन्यू रिन्यू हो चल रही रहा थी ना पहले, जो आरबीआई ने मना किया था, हाँ, उसको वापस आरबीआई ने वो विड्रॉल कर लिया अपना डिसीजन। अच्छा ये कब की बात है, कुछ बता सकते हैं? ये जो वो सर्कुलर आया था ना कि भाई आपको ऑटो रिन्यू नहीं हम्म करनी है, उसके 10 या हम्म 15 दिन के बाद का ही है। एक मिनट रुकिए। हो सकता है बैंक टू बैंक डिफर हो, क्योंकि अभी हमारे वहाँ तो वही चल रहा है। सर पहले ऑटो सब रिन्यू हमारे हो भी रहा स्टार्ट है। हुआ था, लेकिन बाद में इसको अपोज किया गया। है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको, जो टीडीआर का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो मिलता है। सर नहीं उसमें अगर क्या है ना, कस्टमर से रिटर्न लेना पड़ता है, भाई मेरे को रीइन्वेस्ट करना है तो नहीं, ऑटो वो तो रिन्यूअल होता बिल्कुल है। क्लियर है कि अगर उसने दिया हुआ है कि मेरा रिन्यू होना है तो ऑटो रिन्यूअल कंफर्म है। लेकिन अभी बताएं कि ये कुछ चेंज आए। तो ये सर सिस्टम रिन्यूअल करता है ना, तो वो कस्टमर रिटर्न में देगा तो सिस्टम में कहीं मेंशन करना पड़ेगा ना ऑटो रिन्यूअल के लिए। यस, फ्लैग लगाना पड़ेगा उसमें। फ्लैग लगाने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर में फ्लैग लगा देंगे तो ऑटोमेटिक उस डेट पे वो क्या कर देगा, रिन्यू कर देगा। और फ्लैग लगाने के लिए आपको उससे रिटर्न कंसेंट लेनी है। ऐसा नहीं सारी एफडी में आप ऐसा कर दें। और अगर वो 14 डेज तक आ जाता है मैच्योरिटी के, 14 डेज तक आता है तो बैक डेट से आप जो करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा दे सकते हैं उसे, जो भी एफडी का है। लेकिन उससे ज्यादा लेट आता है तो आपको कौन सा रेट देना है उसे? एसबीआई का। सर ये बैंक टू बैंक एसबी वैरी करता है क्या? नहीं, ये तो आरबीआई ने कुछ स्पेशल कहा था इसके बारे में। नहीं सर, अब तो वैसा होता नहीं है, ये तो पहले होता था। अभी तो है कि जिस डेट को मैच्योर हो गया और अगर हम्म कस्टमर ने ऑटो रिन्यूअल मार्क नहीं करवाया है, हम्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो करके उसका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी लिंक है उसमें चला जाता है मैच्योरिटी अमाउंट। वो ओवरड्यू वाली फैसिलिटी तो अब रही नहीं। क्लोज तो नहीं ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्लोज तो करना पड़ता है जब वो नहीं, कस्टमर आएगा ऑटोमेटिक कहेगा तो। ऑटोमेटिकली क्लोज हो करके करंट या सेविंग अकाउंट में उसका जो भी प्रोसीड्स है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये नहीं नहीं, बैंक सुनो टू सुनो, बैंक डिफर होगा। हाँ मेरी बात सुनिए। ये आपका कौन सा बैंक है मैम? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो वहां उस बैंक ने अपनी पॉलिसी बना ली कि हम झंझट में नहीं पड़ते, जिस दिन आएगा मैच्योर होके उसको उसके अकाउंट में डाल देंगे, या ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन है तो ऑटो रिन्यू करेंगे। ये बैंक टू बैंक, ये सही बता रहे हैं कि पहले बैंक ये टू था बैंक सर, पॉलिसी। पहले ये था 14 डेज के लिए अलग से एक ओवरड्यू अकाउंट था जिसमें पैसा होल्ड होता था। अगर हम्म इन बिटवीन आ गया कस्टमर तो फिर उसको हम्म पुराने वाले रेट से रेन्यू हो जाता था। लेकिन हम्म अब ये फैसिलिटी नहीं है। कोई और लोग बताएं जरा, उनके बैंक में क्या चल रहा है आजकल? सर हमारा तो अभी भी ऑटो रिन्यू हो रही है, पहले बीच में बंद हुई थी जब आरबीआई नहीं, की ऑटो गाइडलाइन। रिन्यू पहली बात कभी बंद नहीं हुई, पहली मेरी बात सुनिए। जी बस कंसेंट लेनी अब कंपलसरी हो गई है। अगर उसने कंसेंट नहीं दी है तो आप ऑटो रिन्यू नहीं करेंगे। सर अगर हम तो उसने डिफॉल्ट कंसेंट नहीं दिए तो ऑटो रिन्यू नहीं करेंगे।
हम तो पहले से ही ऑटो रिन्यूअल वाला डाल देते हैं, वो कुछ बोले ना बोले, कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं सर, उससे वही भी कस्टमर कंप्लेंट्स आ सुनो, जाते हैं। हाँ सर ये वही तो आरबीआई की आरबीआई साइट ने पर हो कहा सकता है, है ना? सर ये आरबीआई ने अपने यही कहा है कि ऑटो रिन्यू आप खुद नहीं डालेंगे, ऑटो रिन्यू के लिए कस्टमर की रिक्वेस्ट होनी जरूरी है। और उसका उसका एक रीजन बताऊं मैं आपको, जो अभी डीफ अकाउंट नहीं है, जो डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड का डीफ अकाउंट है ना, यस यस डीफ यस। अकाउंट में आरबीआई चाहता है बहुत पैसा आए। और वो क्यों आए? क्योंकि उसका इस्तेमाल कौन करेगा? गवर्नमेंट। आरबीआई। किस काम जी के लिए करेगा? डिपॉजिट अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए। और वो कैसे डिपॉजिट अवेयरनेस बढ़ाएगा? वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाएगा। क्या होर्डिंग लगाएगा? जैसे उसने लगा दिया कि जन धन खाते के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में। तो कस्टमर को एजुकेट कर रहा हो, डिपॉजिटर को एजुकेट कर रहा है, उस पैसे को इस्तेमाल करेगा। ठीक है। और ये एक ऐसा पैसा होगा जो कई हजार करोड़ इकट्ठा हो सकता है। जो भी 10 साल से ऊपर के अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उनको आरबीआई ने लेना है। अगर आप सारी एफडी ऑटो रिन्यू करेंगे तो क्या इसमें कुछ पैसा जाएगा? नहीं। नहीं। नहीं जाएगा। तो इसमें कुछ पैसा नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि जिसमें कस्टमर ने नहीं बोला है उसको आप वेट करिए, उसको आप वेट करिए। और जब वो आता है या 10 साल तक नहीं आता है तो वो पैसा उठा के किसको दे दीजिए? डी। आरबीआई को। सर ठीक ये है। चीज वो पैसा, हाँ, आरबीआई की साइट से अपन कंफर्म कर सकते हैं क्या? क्या? जो ऑटो रिन्यू वाली हुई है ना, पहले बीच में बंद हो गई थी, हाँ वापस स्टार्ट हुई, इसको अपन हाँ, आरबीआई की मैं साइट ढूंढने से। की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को एग्जैक्टली सर्कुलर वो पुराना वाला तो मिल रहा है लेकिन जी नया वाला नहीं मिल रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं अभी, आप कौन बोले थे कि 15 दिन बाद आ गया था सर्कुलर? जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ सर, गौरव। हाँ गौरव। जी सर। हाँ तो वहां पर आ गया है कि आप क्या करेंगे? आप जरा बताइए आप क्या कर रहे हैं आप? सर अभी तो वही जो पुराना वाला पैटर्न है उसी पैटर्न पर वापस चल रहे हैं, ऑटोमेटिक रिन्यू हो रही है। नहीं देखो, ऑटोमेटिक रिन्यू होने को कभी आरबीआई ने मना थोड़ी किया। उसने कहा है कि आप तब करें जब उसने कंसेंट दे रखी है। और अगर नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे? उसको सेविंग का ब्याज देंगे। आप उसे रिन्यू नहीं करेंगे और जब वो आएगा जब भी, तो उसे सेविंग के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग दे करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है। सर जी हमारे बैंक में तो वेट वाला ऑप्शन ही नहीं रहा अब, क्योंकि हम्म, या तो रिन्यू हो जाए या तो रिडम्पशन हो जाए, ऐसा हम्म। वाला ही 2-3 ऑप्शन ही दे दिए, बस नहीं, वो ही इसके लिए हुआ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो इसलिए किया हुआ है कि अब प्रोविजनिंग ना करनी पड़े और सीधे उठा के उसने सेविंग बैंक में डाल दिया। अच्छा, बैंक का एक और डिसीजन है इसमें, अगर वो एफडी रखता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक से ज्यादा देना ज्यादा पड़ेगा। देना पड़ सकता है। यानी कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा पड़ सकती है, इसलिए आपके बैंक के बोर्ड ने पॉलिसी बना दी हो। ठीक है। कोई ऐसा बैठा हुआ है यहाँ क्लास में जिसके बैंक में अभी भी उसको मैच्योर ना करके छोड़ दे रहे हो? आरबी बोलिए। में तो सर यही होता है, है? आरआरबी में सर रखा हुआ है। नहीं, आरआरबी में रखा हुआ है, कोऑपरेटिव में तो और भी बुरा हाल है। कोई नेशनलाइज बैंक वाला बताइए। राहुल रुदल कुमार जी बोल रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑटो क्लोजर नहीं होता। ठीक है। जी सर मैं ये कह तो अब वो आईओबी वाले बोलते हैं होता है। ठीक है। तो यस सर। एक चीज तो मेरी क्रक्स है, क्रक्स बात यह है कि ऑटो रिन्यूअल के लिए उसकी कंसेंट मस्ट है, एक चीज। दूसरा, 14 दिन बाद मैच्योरिटी के बाद वो अगर आएगा
तो उसको बैक डेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का बेनिफिट बैंक नहीं दे सकता है। ठीक है, दो चीजें बिल्कुल क्लियर है मेरे पास। सर लेकिन अगर 14 डेज का होल्डिंग पीरियड होगा तो ये तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होगा, तो ये सारे बैंक उसी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। अदरवाइज फिर कस्टमर हम्म, कंप्लेन होगा कि 14 डेज हमें अगर पुराने वाले यानी कि एफडी के रेट से मिल सकता था तो वो हमें क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑटो नहीं वो क्लोज तो हुआ आरबीआई ने तो यहाँ पर एक लिबर्टी दी है कि अगर वो 14 दिनों के अंदर आ जाए तो आप उसका वेट करो और हमारे पास उसको तो वही 14 दिन फैसिलिटी पहले का नहीं है रेट दे सकते हैं। वो ऑटो रिन्यू में पर नहीं हमारे आया बैंक में ना। वो फैसिलिटी नहीं है। नहीं नहीं, वो ऑटो रिन्यू नहीं आया, वो आया बैक डेट से रिन्यू। अगर वो 14 दिन में आता है तो आप उसे रिन्यू करते हैं, उसे ऑटो रिन्यू नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे बैक डेट से रिन्यू का बेनिफिट। नहीं सर, अगर वो 14 दिन में आएगा तो हम उस फंड को कहीं तो रखेंगे, जैसे पहले ओवरड्यू डिपॉजिट अकाउंट में रखते थे। हाँ उसमें अभी रखो ना, हमने नहीं तो वो तो ओवरड्यू में फैसिलिटी रखो। ही नहीं, फैसिलिटी ही नहीं है ना, नहीं वो नहीं, तो वो आपके मैच्योरिटी बैंक की। ने पॉलिसी बना दी। एग्जैक्टली सर, तो वही मेरा कहना है हाँ कि नहीं नहीं, अगर वो बैंक आरबीआई ने ने, पॉलिसी बनाई है, लेकिन आरबीआई ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा सर कि आप लेकिन क्लोज आरबीआई, करके उसका है। करेक्ट है सर, लेकिन आरबीआई ने अगर 14 डेज का ग्रेस पीरियड दिया है तो वो हम्म, फैसिलिटी तो हर कस्टमर चाहेगा, तो यहाँ तो हाँ तो कस्टमर चाहेगा, कंप्लेंट राइज दीजिए आप होगी। उसको। नहीं चाहेगा, लेकिन उसका राइट नहीं बनता यहाँ पर। अगर आपके बैंक ने मैच्योर करके उसके अकाउंट में डाल दी तो उसका राइट नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ कस्टमर का तो लॉस है। कस्टमर का लॉस है, लेकिन अभी वहां ये बात ये हो रही कि कस्टमर को भी अपना अलर्ट रहना है ना। यही पकड़े। और इसके पीछे जो बात मैंने बताई, वो बात ये बताई कि वो जो आरबीआई चाहता है कि अगर अनक्लेम्ड या मैच्योर्ड पड़ा हुआ है तो वो किसको भेज दिया जाए, डीप को। डीफ को भेज दिया जाए। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है यहाँ पे बैंकर जो डीफ से क्लेम करना जानता है या किया है उसने? सर देखा है, एक फॉर्मेट आता है, वहां पे फिल करके डिटेल्स भेजने पड़ते हैं। नहीं, कोई उसकी वेबसाइट है या क्या है वेबसाइट, इसका सिस्टम? और कितने दिनों में पैसा आता है? पिछले क्लास में तो कोई बता रहा था सर, जो भेजा था और वो सेम डे आ गया था, क्या कुछ बड़ा जल्दी आ अरे गया था, वही कोई तो बता मैं रहा जानना चाह रहा हूँ, कोई है हाँ, हम बता रहे थे रेफरेंस? कोई 10 मिनट्स, है? 10 मिनट्स में आ गया था। था हाँ वो किसी 10 मिनट बता रहे थे, वो 10 मिनट्स में आ गया था। हाँ एग्जैक्टली। तो उसका प्रोसीजर किसी को पता लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। Some of the other areas RBI guideline operating instruction for the staff or student include, क्या क्या चीजें हैं? तो पहले कुछ आरबीआई की गाइडलाइन है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टाफ आर इश्यूड। और क्या क्या चीजें? सेविंग बैंक पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसके बारे में भी बहुत कंप्लेंट होती है। फर्निशिंग रेमिटर डिटेल इन पासबुक, पास सीट, अकाउंट स्टेटमेंट फॉर क्रेडिट, जो भेजने वाला है उसकी डिटेल आना। क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द मिसिंग पर्सन, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन, periodical visit by senior official, security arrangement, customer charges of use of ATM। अभी ये इसका क्या है, कस्टमर यूज ऑफ एटीएम का कितना है? 5 है, और मेट्रो में 3। 3, यही चल रहा है ना? ठीक है। और आरटीजीएस, एनईएफटी, एनईसीएस, ईसीएस के बारे में, कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक, प्रोहिबिशन ऑफ क्रिएटिंग प्रोसीड टू थर्ड पार्टी अकाउंट, जिसके नाम का चेक होगा उसी के अकाउंट में क्रिएट करना है। नोट काउंटिंग मशीन ऑन काउंटर, इमीडिएट क्रेडिट ऑफ आउटस्टेशन चेक, टाइम फ्रेम फॉर, बेसिकली ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, इन सारी सर्विसेज के बारे में उसको कस्टमर को अवेयर करना है, अपने एक स्टैंडर्ड बनाने। कुछ दो चीजें इसमें ऐड हुई हैं, एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन एंड, इनके लिए डिफरेंटली एबल्ड और सीनियर सिटीजन के लिए प्रॉपर उनके लिए जगह बनाना, उनको काउंसल करना, उनको फैसिलिटी देना। एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड एंड डिफेक्टिव नोट्स के लिए एक्सचेंज काउंटर बनाना।
अच्छा मैम। नेक्स्ट आता है एटीएम ट्रांजेक्शन एनहांसमेंट और कस्टमर। तो इसमें क्या क्या चीजें एटीएम में आता है? बेस्ड ऑन a review of the development and view of the further improve customer service enhancement efficiency operation, RBI advised the bank to क्या क्या चीज करना है? एक तो कैश अवेलेबिलिटी होना एटीएम पर, ये बहुत बड़ा कंप्लेंट है, लेकिन ये अभी भी ना बहुत आ रही कंप्लेंट इसमें, ठीक है। बैंक एटीएम आईडी होनी चाहिए, जिससे जब भी कोई दिक्कत हो तो आप उस आईडी नंबर को रेफर करके बता पाएं कि मैं इस एटीएम पे गया था, यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। Advised to make available the forms of loading ATM complaint within the ATM premises. Also display the name of, तो वहीं पे उसकी रिक्वेस्ट दे दी जाए, उसको कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। बैंक्स में मेक अवेलेबल सफिशिएंट टोल फ्री फोन नंबर, कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ये नंबर वगैरह वहाँ डिस्प्ले कर ले। बैंक्स में पीरियडिकली रजिस्टर, प्रोएक्टिवली रजिस्टर द मोबाइल फोन नंबर्स, ईमेल आईडी ऑफ देयर कस्टमर फॉर सेंडिंग अलर्ट। तो वो जब भी कुछ ट्रांजेक्शन करता है तुरंत उसको वो इंटीमेट मिल जाए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर अपडेशन मोबाइल नंबर और ईमेल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग अकाउंट मे बी डाउन अप टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट विड्रॉल ऑफ एटीएम। आरबीआई मैंडेटेड रिक्वायर द पिन एंट्री ऑफ द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अब वो क्या होता है, कई बार आपने अगर एक बार पिन डाला तो एक ही ट्रांजेक्शन होगा। पहले क्या होता था, एक बार पिन डाला, एटीएम लगा हुआ, 2 बार विड्रॉल कर लिया कि नेक्स्ट नेक्स्ट होता ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वो लगा रहता है उसमें। बैंक्स ऑलरेडी हैव इन प्लेस अ टाइम लिमिट फॉर कंप्लीट, एक ट्रांजेक्शन के लिए उसमें मान लिया 36 सेकंड का है या 60 सेकंड का, उतनी देर में आपको करना है। हाउएवर as an additional safety measure, it is advised that time out session should be enabled for all screens। तो ज्यादा देर तक ना रहे, अगर वो टाइम हो गया तो वो कर ले, ठीक है। फर्दर मेजर ऑफ द एरिया ऑफ कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं? एक तो ये माइनर वाला 10 ईयर वाला है, कई बार आ गया इसका, ठीक है, और आप लोग यूज भी कर रहे होंगे। कोई जो उससे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग में, चलिए। जब मेजर माइनर हो जाता है तो फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ असवाल माइनर, इसका वो लेना पड़ता नया, ठीक है। अगर कोई बैंक लेवी यानी कोई चार्जेस को चेंज करता है तो उसको एसएमएस से अलर्ट करना है उसे, ठीक है। ये नया बुक में आ गया, देखो क्या है। आरबीआई हैज issued advice directions limiting liability of customer in unauthorized electronic banking transaction। तो इसमें बोल रहा है RBI has issued a revised direction limiting liability of customers। In terms these direction, a customer shall be liable for the loss occurring due to the unauthorized transaction in the following। किस केस में कस्टमर को जिम्मेदार ठहराएंगे? पहला, where is the loss is due to the negligence of the customer, such where he has shared the payment credential, OTP, expiry date। तो उस कंडीशन में सारा लॉस कौन बेयर करेगा? कस्टमर, until he report the unauthorized transaction to the bank, ठीक है। जब उसने रिपोर्ट कर दिया तो उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक बेयर करेगा, और उससे पहले का सारा वो। एनी लॉस अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग, तो उसमें बैंक बॉर्न करेगा। In case of where responsibility for the unauthorized electronic banking transaction lies neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system, तो उस कंडीशन में क्या होगा? There is a delay on the part of the customer in notifying the bank such a transaction, the per transaction liability of the customer has been restricted to the transaction value of the or the amount specified in circular, whichever is lower depending upon the type of account time the bank about such transaction। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर बैंक की कहीं जिम्मेदारी बनती है
तो वो जितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है वहां तक, उस वैल्यू तक ट्रांजेक्शन लायबिलिटी बैंक की फिक्स रहेगी, उतने तक वो डील करेगा। लेकिन वो कौन सी डेट से है? जब वो बैंक को नोटिफाई कर देगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ये हमने पहले पढ़ ली थी, चलो एक बार हल्का सा रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो है कि 2 मिलियन का मतलब 20 लाख तक सुनेगा, ठीक है। 1 वाली आप हटा देना, ठीक है। और कंपनसेशन वाली 1 लाख तक सुनेगा। कंपनसेशन में क्या है? टुवर्ड्स हैरेसमेंट, मेंटल एंग्विश, ठीक है। और पहले सिर्फ एक बात सुनिएगा जरा, पहले सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए थी, अब किसी भी बात के लिए हो सकती है। वाज एक्सटेंडेड टू ऑल कंप्लेंट, और किसी भी तरह की कंप्लेंट में अब 1 लाख तक वो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, नोट कर रहे हैं? बात सुन रहे हैं आप सब लोग मेरी? हाँ। Yes, sir. यस सर। ये जो पहले क्रेडिट कार्ड के लिए था, अब उन्होंने किसी भी तरह की मेंटल परेशानी अगर हुई कस्टमर को, तो उन सारी परेशानियों में भी 1 लाख तक का कंपनसेशन वो उसको दे सकता है। क्लियर है? यस सर। चलो, आज कम लोग इसलिए वॉचिंग पर हैं कि आज मैंने वीडियो जो नया वाला चैनल है उस पे डाला हुआ था, ठीक है। तो जो है आप लोग फॉलो कर लेना, और जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, अभी किसी ने भी अगर ये नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो जो है जरूर कर लें। हेमंत राणा जी लिखते हैं यूट्यूब में, 3 अकाउंट रीओपन किया हुआ, डीफ अकाउंट रीओपन किया हुआ है। हेमंत राणा जी मुझे अलग से बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। चलो, कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ। तो ये पॉइंट नया आ गया कि अब जो है खाली क्रेडिट कार्ड ही नहीं, कोई भी तरह का कंप्लेंट है जिसमें हरेसमेंट, मेंटल एंग्विश हो रही है, तो उसमें भी 1 लाख तक का कंपेंसेशन मिल जाएगा, कंपनसेशन। और उसके अलावा 20 लाख तक का कंपनसेशन जो लॉस होता है वो। द स्कोप ऑफ ए कंप्लेंट टू प्रिफर एन अपील वाज ऑल्सो एनहांस्ड। तो अब क्या कर दिए? एज ए स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल ग्रीवांस रिडर्सल सिस्टम, द फंक्शनिंग इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक अपने अंदर ही एक ओम्बड्समैन बना लेगा। वाज रिविजिटेड एंड रिवाइज इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018, सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट coverage the internal ombudsman scheme was extended from PSB and 8 select private and foreign बैंक। तो उसमें क्या, उसमें बोला कि जो 8 प्राइवेट और फॉरेन बैंक के अलावा सारे PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, टू ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, चाहे वो अदर देन रूरल लिखा हुआ है। देखो एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट आ गया, अदर देन रीजनल रूरल बैंक। तो क्या इसका मतलब है कि रीजनल रूरल बैंक में ओम्बड्समैन स्कीम नहीं आती क्या? इंटरनल नहीं होगा सर। अच्छा, Internal इंटरनल नहीं स्कीम होगा। नहीं लाएगा, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। वो वैसे ओम्बड्समैन तो आएगी, लेकिन जो इंटरनल ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं लाएगा। अच्छा, आपको पता है कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम भी अभी लॉन्च हुई है 2 महीने पहले? जी सर, आप नहीं बताए बता, तो थे ombudsman के बारे में, एक क्लास में हाँ, डिस्कस किए थे। एक वीडियो बनाया था मैंने। उसमें क्या है, अब 3 ओम्बड्समैन की कंप्लेंट एक ही जगह सुनी जाएगी, जी बैंकिंग जी। के हैं तीनों, और उसका ऑफिस चंडीगढ़ में सेटअप हुआ है। चंडीगढ़ में, कहाँ हाँ हुआ है? चंडीगढ़ में बताए थे। और वो चंडीगढ़। कई सारी लैंग्वेज में डील करेगा। तो एक तो है आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन नॉर्मल वाला, एक है डिजिटल पेमेंट वाला, एक कौन सा वाला? डिजिटल। डिजिटल। और एक है आपका सेटलमेंट वाला। कौन सा वाला? सेटलमेंट। ये 3 ओम्बड्समैन को अब एक ही जगह पर एक ऑफिस बना के, सेंट्रलाइज ऑफिस बना के डील करा जा रहा है, जिससे कि उसकी कंप्लेंट किसी भी ओम्बड्समैन की हो तो प्रॉपर वहां चली जाए, ठीक है। चलो, बैंकिंग कोर्ट्स एंड अब BCSBI के बारे में। तो BCSBI के बारे में पहले भी बात हुई, हमने आपकी क्लासेस में बताया हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम यहाँ बात करेंगे। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
अच्छा, इस पैराग्राफ को देखिए, द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। ये एक तरह से सोसाइटी की तरह काम, एक सोसाइटी है ये, ठीक है। यस। मेंबरशिप ऑफ द बीसीएसबीआई वॉलेंटरी, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये वॉलेंटरी है। एंड ओपन टू शेड्यूल बैंक, इनिशियली द मेंबर ऑफ बीसीएसबीआई वाज ओपन टू शेड्यूल बैंक and has now been extended to the RRB and selected urban cooperative bank. The main objective of the BCI क्या है? To plan, evolve, prepare, develop, promote, publish comprehensive codes and standard of our bank for providing the fair treatment to the कस्टमरों को फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट्स एंड पब्लिक कॉम्परेट to function as an independent and autonomous body to monitor। तो उनको बोला गया है एक बॉडी बनाएंगे to ensure that codes of standard adopted by the bank are adhered to in letter and spirit while delivering the service। तो उस प्रॉपर वो करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि बीसीएसबीआई के इज इन कोलैबोरेशन विद द आईबीए इवॉल्व टू कोड्स, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो दो चीजें और आई हैं यहाँ पे, which set minimum standard of banking practices for a members bank to follow when they are dealing with the individual customer and micro। तो एक तो कस्टमर के लिए और दूसरा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, मीडियम नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। These codes are subject to the periodical review or revision. The central objective of these codes are prompting good banking practices, setting minimum standard, increasing transparency, achieving higher operating standard and above all। देखो, ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, क्या पूछेगा? गुड्स बैंकिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करना, मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करना और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना, achieving higher operating standard, prompting a cordial banker customer relationship with which would foster confidence in the common man in the banking system। The code lay great emphasis on transparency and providing full information to the customer before a product or service is sold to him। The codes are not only commitments of banks to their customer but also in the sense of charter of rights for the common person। तो दोनों चीजें, एक तो बैंक को के कमिटमेंट क्या होने चाहिए, उसके अलावा कस्टमर को भी राइट के बारे में बता रहा है कि तुम्हारे क्या राइट हैं। by setting the minimum standard of customer service, the courts make the customer aware what he can expect from the banks। BCSBI monitors the implementation of the codes through the following method। अब देखो, ये भी एक पॉइंट आ सकता है यहाँ पे, तो कैसे वो मॉनिटर करता है? obtain from member bank an annual statement of compliance, ASC। वो कहता है भैया आप एनुअल स्टेटमेंट कंप्लाइंस भेजो। किन से बोलता है? जो उसके मेंबर है, और मेंबर होना वॉलंटरी है। विजिट ब्रांच टू फाइंड आउट, ब्रांचों में जाता है, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंट को चेक करता है। स्टडी कंप्लेंट, जो कंप्लेंट्स होती है उनकी स्टडी करता है, कस्टमर लोग जो भेजते हैं, और उसका जो नतीजा यानी बैंक के ओम्बड्समैन अपीलेट अथॉरिटी ने जो उसका डिसीजन दिया उसकी भी स्टडी करता है। ऑर्गेनाइज एनुअल कॉन्फ्रेंस विद द प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर, उसके साथ जो है वो एनुअल कॉन्फ्रेंस करता है और मामलों में डिस्कस करता है। BCSBI also undertake complaint and initiative to spread awareness of codes amongst the customer of the bank, provide faculty support to training। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो करवा रहे हैं इस मामले में, तो वो फैकल्टी भी दे देगा। Participates in on location workshop held for member। तो कई बार क्या होता है, ऑन लोकेशन का मतलब उन्हीं के वहां जा करके भी अरेंज करता है, ऑफ लोकेशन बाहर, ऑन लोकेशन उनके वहां जा करके, ठीक है, बैंक में जा करके। एसोसिएट्स विद कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम,
conducted by banking ombudsman provides credit counseling service in Mumbai. Publish quarterly newsletter. पब्लिश क्वार्टरली न्यूज़लेटर एंड अब देखो ये क्वेश्चन है आपका पक्का कि कस्टमर मैटर्स मैगजीन कौन इशू करता है। तो BCSBI की मैगजीन है, न्यूज़लेटर है, क्वार्टरली इशू करता है। ये ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BCI इज नॉट ए फोरम फॉर रिड्रेसल, वो कंप्लेंट को रिड्रेसल नहीं करता। BCSBI हाउ एग्जामिन ईच कंप्लेंट टू और लेकिन जो कंप्लेंट हो जाती है उनकी स्टडी करके अच्छे सिस्टम प्रोसीजर को लाने के लिए कोशिश करता है। तो उसने बोला कंप्लेंट टू आइडेंटिफाई द सिस्टमेटिक इशू कि कहाँ गलती हुई, दैट में एग्जिस्ट एंड टेक अप द मैटर विद रेस्पेक्टिव द बैंक टू इंश्योर दैट सिस्टम एंड प्रोसीजर आर सुटेबली अमेंडेड, कि वो जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए वो कैसा एक सुटेबली उसको कैसे अमेंड करेगा। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। कौन सा वाला? यूनिट नंबर 21 21। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। 20 हो गया, 21 हो गया, और ऐसे ही 1-2 दिनों में काफी हो जाएगा हमारा। अच्छा, दूसरा, कल सुबह क्लास है, आपको पता है मैम की AFB की कितने बजे से? 6:30 से क्लास है, तो उसको अटेंड भी करना है। तो अपना टाइम देख लीजिए। अगर आपको ऐसा मत करिएगा कि जब क्लास शुरू होगी तो वहां पे आप ना सोएं। इससे बढ़िया है कि अभी जो नींद पूरी रखें, और क्योंकि जो क्लास होगी उसमें कंसंट्रेट रहें। ठीक है, तो कल भी इसी तरह का शेड्यूल रहेगा। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि शाम का 7 o'clock के बाद आपका सारा टाइम पढ़ने का है, चाहे हम पढ़ाएं चाहे आप खुद पढ़ें। उसमें जो लेडीज हैं उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको किसी भी तरह मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग सुबह से, और शाम को भी इसी तरह मिलेंगे। ठीक है, और अब जो टॉपिक हो रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत कंसंट्रेट रहें, सुन लीजिए, बहुत फर्क